नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी ज्योतिषाचार्य एक बार पुनः आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री का एक दूसरे से बड़ा गहरा संबंध है। जन्म पत्रिका में यानी जन्म के समय जो ग्रह स्थिति होती है कुंडली में, उस कुंडली में जैसी ग्रह स्थिति होगी यानी जो ग्रह जिस स्थिति में होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, उसी हिसाब से उसकी स्थिति हमारी हथेली में भी परिलक्षित होती है। तो ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। जैसा कि सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि आयु कर्म च वित्तं च विधा निधनमेव च पंचन्यतानपि सृजन्ते गर्वस्थ सैवदेहिनः। यानी आयु, कर्म, विद्या, धन और व्यक्ति की मृत्यु, ये 5 जो सत्य हैं मानव जीवन के, उनको सृष्टि रचयिता इन हाथों पर अंकित करते हैं। तो इस प्रकार से माता के गर्भ में ही व्यक्ति का भाग्य निश्चित हो जाता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा जो होता है, उसकी स्थिति हथेली में कहाँ होती है, उसको कैसे जाना जाता है, और चंद्रमा शुभ है तो किस प्रकार के फलों को आपको जीवन में प्रदान करने वाला होगा, और अगर चंद्रमा की स्थिति अशुभ है तो किस प्रकार के फलों को व्यक्ति को भोगना होता है। इन सभी विषयों पर आज मैं इस वीडियो पर आपको पूरा यथाशक्ति जानकारी देने की चेष्टा करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पहले जन्म पत्रिका में अगर आपका जन्म कर्क राशि में हुआ है या वृषभ राशि में हुआ है तो आप निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं, क्योंकि 12 राशियों में से कर्क राशि में चंद्रमा अपने घर का माना जाता है, स्वक्षेत्र में माना जाता है, और अपनी स्वयं की राशि में आया ग्रह निश्चित रूप से बलवान माना जाता है। चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ राशि है। शुक्र की वृषभ राशि में चंद्रमा अच्छे खासे बल को प्राप्त होते हैं और कर्क राशि में इनका अच्छा खासा बल प्राप्त होता है। अगर चंद्रमा कर्क राशि और वृषभ राशि में जन्म पत्रिका में बैठा हो और साथ में केंद्र या कोण में इसकी स्थिति हो, यानी लग्न कुंडली में लग्न भाव में चतुर्थ, सप्तम, दशम और साथ में त्रिकोण में पंचम या नवम में इसकी स्थिति हो, लाभ में इसकी स्थिति हो, धन स्थान में इसकी स्थिति हो कर्क राशि और वृषभ राशि में, तो अच्छा खासा शुभ फल प्राप्त होता है जीवन को। और इसके साथ ही साथ अगर पक्ष बल भी चंद्रमा के पास हो, यानी कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों में से कोई तिथि जन्म के समय होती है तो और इसका बल बढ़ जाता है। तो कर्क या वृषभ राशि में आया चंद्रमा, साथ में शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा की तिथि अगर जन्म के समय है, और शुक्ल पक्ष में रात्रि में अगर जन्म होता है तो निश्चित रूप से फिर चंद्रमा अपने आप में ऐसा ग्रह है जो आपको अकेला राजयोग देता है और आपको बड़े बड़े उच्च पदों पर पहुंचाने में सक्षम होता है। तो हथेली में पहले ये समझ लेते हैं कि चंद्रमा की स्थिति कैसे देखी जाती है, कहाँ चंद्रमा होता है और इसको किस प्रकार से इसको समझा जाए कि यह अच्छा है या बुरा है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हथेली में जो नवग्रहों की स्थिति, जो पहले मैं आपको परिचय दे देता हूं कि पहले चंद्रमा को समझ लेते हैं। चंद्रमा जो होता है वह मस्तक रेखा के नीचे इस पूरे भाग पर आधिपत्य रखता है। ये पूरा भाग चंद्रमा के आधिपत्य में आता है। ये पूरा क्षेत्र, अब जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूरा चंद्रमा के आधिपत्य में आने वाला क्षेत्र, काफ़ी बड़े भाग को चंद्रमा आधिपत्य में रखता है। अन्य ग्रहों की स्थिति भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, विषय को समझ में आसानी होगी। गुरु क्षेत्र, आप इसको यहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ से पूरा ये गुरु क्षेत्र है। तर्जनी उंगली के मूल में गुरु क्षेत्र माना जाता है। माउंट ऑफ जुपिटर की स्थिति यहाँ पर होती है, और मध्यमा उंगली के नीचे मूल में ये पूरा स्थान शनि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह समझ लीजिए, रिंग फिंगर के नीचे यह पूरा स्थान सूर्य का माना जाता है। माउंट ऑफ सन की स्थिति यही मानी जाती है, और जो लिटिल फिंगर है इसके मूल में ये पूरा क्षेत्र बुध के आधिपत्य में आता है। मंगल के 2 स्थान माने गए हैं, प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान। प्रथम स्थान
मस्तक रेखा के ऊपर और बुध क्षेत्र के नीचे तक फैला होता है, ये प्रथम मंगल क्षेत्र है। और द्वितीय मंगल क्षेत्र ये गुरु क्षेत्र के नीचे और शुक्र पर्व के ऊपर की स्थिति यहाँ तक ये द्वितीय मंगल क्षेत्र की होती है। इसे राहु का क्षेत्र भी सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया। शुक्र का क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र शुक्र के अंतर्गत आता है। चंद्रमा का मैंने आपको बता दिया, यह पूरा क्षेत्र है। और केतु की स्थिति यहाँ पर है, और द्वितीय मंगल क्षेत्र को ही राहु की स्थिति में सम्मिलित किया जाता है। इसको यहाँ तक आप ले सकते हैं, पूरा ये राहु का क्षेत्र है, ये पूरे राहु के क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार से नवग्रहों की स्थिति विचारणीय रहती है। कैसे देखा जाए कि ग्रह अच्छा है या बुरा है हथेली में? देखिए, अगर चंद्रमा का जहाँ तक प्रश्न है, अगर आपकी हथेली में ग्रह अच्छा खासा उठा हुआ है, हथेली गद्देदार है और क्षेत्र ऊपर की तरफ उठा हुआ है, आप इसे देखेंगे तो ऊंचा उठा हुआ हो, चंद्रमा अलग ही दिखाई देता हो, तो आपका चंद्रमा बलवान माना जाता है। परंतु आवश्यकता से अधिक नहीं उठाना चाहिए। बहुत ही अधिक उठा होगा, अन्य ग्रह दबे होंगे तो वो अशुभ होता है। तो अच्छा खासा उठा हुआ हो तो अच्छी स्थिति में माना जाता है। और अगर बिल्कुल हथेली दबी हुई है, चंद्रमा एकदम नीचे घुसा हुआ है, एकदम धसी हुई से हथेली है, तो चंद्रमा आपका निर्बल है। जन्मपत्रिका में आप सामान्य स्थिति में इसको समझ सकते हैं। सिर्फ इसी से नहीं देखा जाता है, ये तो सामान्य ज्ञान हुआ कि आप चंद्रमा को समझ सकते हैं। चंद्रमा पर अन्य बहुत से शुभ और अशुभ चिन्ह पाए जाते हैं, जिनसे चंद्रमा की स्थिति का विचार किया जाता है, जो मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कौन से चिन्ह जो चंद्रमा पे पाए जाते हैं और चंद्रमा का शुभत्व प्रदान करने वाले होते हैं, कौन से चिन्ह अशुभ होते हैं जिनसे हमें अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो ये पूरा क्षेत्र चंद्रमा का है। अगर यह क्षेत्र बिल्कुल दबा हुआ होगा, हथेली पतली होगी, धसी हुई होगी, तो चंद्रमा आपका अशुभ है सामान्य फलादेश के हिसाब से, परंतु उस पर शुभ चिन्ह नहीं होना चाहिए। और अगर हथेली आपकी उठी हुई है, काफ़ी उठी हुई है, यानी चंद्रमा का क्षेत्र उठा हुआ है, ऊंचा है, तो निश्चित रूप से चंद्रमा आपका शुभ है। परंतु उस स्थिति में भी कोई अशुभ चिन्ह चंद्र क्षेत्र पर नहीं होना चाहिए। भाग्यरेखा का प्रारंभ अगर चंद्रमा से हो, देखिए भाग्यरेखा नीचे से निकलती है, ऊपर की तरफ जाती है, ये भाग्यरेखा होती है। अगर ये चंद्रमा से निकली हो तो बहुत शुभ फल देने वाली होती है, और प्रायः पुरुषों के हाथ में यह अच्छी मानी जाती है। और इसमें दाएं हाथ में पुरुषों के देखा जाता है, बाएं हाथ में महिलाओं को देखा जाता है। तो अगर दाएं हाथ में चंद्र क्षेत्र से भाग्यरेखा उठकर शनि क्षेत्र पर, गुरु क्षेत्र पर चली जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखद होता है और सुंदर सुशील लड़की से उसकी शादी होती है। वैवाहिक जीवन विशेष सुखद होता है पुरुषों के हाथ में। तो चंद्र क्षेत्र से भाग्यरेखा का उदय निश्चित रूप से चंद्रमा के शुभत्व को दर्शाता है। अगर चंद्रमा आपका शुभ है, अच्छा है, तो किस प्रकार के फलों को देने वाला होता है? चंद्रमा, जैसा मैंने बताया कि अगर आपका जन्म कर्क राशि में है, वृषभ राशि में है, तो अपने आप में ही अच्छा है। और जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा का पक्ष बल हो आपके पास, चंद्रमा अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि के अंतर्गत व्यक्ति का जन्म हुआ हो और रात्रि का जन्म हो, चंद्रमा की स्थिति केंद्र कोण में हो, शुभ ग्रहों के दृष्टि युति में चंद्रमा बैठा हो, गुरु आदि की दृष्टि में हो, युति में हो, तो निश्चित रूप से प्रबल राजयोग देने वाला ग्रह माना जाता है। चंद्रमा से मूल रूप से हम लोग जो विचार करते हैं, जैसा बताया गया शास्त्र में कि संचारशीलो मृदुवाक विवेकी शुभेक्षण चारुतर स्तरांग सदैव धीमास्तनु वृत्त काय कफा नीलात्म च सुधाकर स्यात्। यानी संचारशील, गतिमान, मृदुवाक यानी मीठा बोलने वाला, अविवेकी बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान होते हैं चंद्र ग्रह से प्रभावित व्यक्ति। शुभ होता है व्यक्ति और स्थिर मति वाला होता है और काफ़ी भारी भरकम देह का माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के जो सर पे बाल होते हैं महीन होते हैं, आवाज़ भी काफ़ी महीन होती है और बहुत ही जो होते हैं अच्छे माने जाते हैं। चंद्रमा से मूल रूप से हम लोग चंचलता, मन की चंचलता, स्थिरता, उदारता आदि समस्त मन संबंधी विचार जो है वो चंद्रमा से विचारे जाते हैं, देखे जाते हैं। व्यक्ति का अगर चंद्रमा शुभ है तो निश्चित रूप से प्राकृतिक सुंदरता के प्रति उसका बड़ा विशेष लगाव होता है और व्यक्ति संगीत से और कला आदि से प्रेम करने वाला होता है। स्त्री के प्रति विशेष आसक्ति रखने वाला होता है। व्यसन प्रिय भी देखे जाते हैं जो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। और चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है आपकी हथेली में, निश्चित रूप से जन्मपत्रिका में हथेली में, तो व्यक्ति दयालु होता है, कोमल होता है, सत्वगुणी होता है, पूजा पाठ में उसकी विशेष आसक्ति होती है
और भावनात्मक संबंधों को विशेष महत्व देने वाला व्यक्ति माना जाता है। सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा, और राजनीति में अच्छी सफलता ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा अच्छा हो, हथेली में अच्छी स्थिति में हो, और समाज सेवा भी शुभ चंद्रमा का वरदान माना जाता है। अगर चंद्रमा आपके हथेली में अच्छी स्थिति में है, जैसा मैंने बताया, उठा हुआ है, कोमल है, अन्य ग्रह हथेली देखने में सुंदर दिखाई देती है, और करपृष्ठ जो होता है हथेली का, वह ये इसको करपृष्ठ बोलते हैं, यह हथेली है, इसका पीछे का भाग करपृष्ठ माना जाता है। अगर ये देखने में सुंदर होता है, उंगलियां अच्छी हैं देखने में, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, ज़्यादा बाल नहीं है हथेली पे पीछे, और नसें नहीं दिखाई देती हैं, बाल नहीं है, सुंदर हथेली का करपृष्ठ है, निश्चित रूप से स्त्री और पुरुष भाग्यशाली माने जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ में चंद्रमा का ग्रह क्षेत्र बलवान हो तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति, जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा के बली होने पर व्यक्ति मधुरभाषी होता है, संगीत के प्रति प्रेम रखने वाला होता है, कल्पना शक्ति ऐसे व्यक्ति में विशेष देखी जाती है, काल्पनिक होते हैं, कल्पना के सागर में जो है वो बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले होते हैं, उच्च अभिलाषी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, और माता के सुख से विशेष सुखी देखे जाते हैं। माता का विशेष सुख होता है, स्त्री सुख अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन सुखद होता है, और जल क्रीड़ा से प्रेम होता है, जल का पान अधिक करते हैं, जल प्रेमी होते हैं, और दया से संपन्न, धन धान्य से भी संपन्न माने जाते हैं, सच्चे प्रेमी होते हैं, कभी कभी प्रेम जाल में दूसरों को बांधने में कुशल माने जाते हैं। चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में हो तो प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति का जन्म आषाढ़ और सावन मास में अधिक देखा जाता है। बहुत रहस्यमय ढंग से प्रेम करने वाले व्यक्ति होते हैं जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा अच्छा हो, हथेली में शुभ हो। तो चंद्रमा के शुभ प्रभाव वाला व्यक्ति अच्छे मस्तिष्क का, स्वस्थ मस्तिष्क का, और एक ही समय में 10 दिशाओं में चिंतन करने की शक्ति ऐसे व्यक्ति के पास होती है। भ्रमणशील होता है, यात्रा के विशेष प्रेमी होते हैं, विनम्र होते हैं, उदार हृदय होते हैं, शरीर से कोमल होते हैं, और सुंदर नेत्र, घुंघराले और चमकदार केशों वाला ऐसा व्यक्ति होता है। स्त्री आश्रय से लाभ प्राप्त करता है अगर चंद्रमा आपका शुभ है। इस प्रकार के शुभ फल आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। अगर चंद्रमा अशुभ है, जैसा हमने बताया, बिल्कुल हथेली में दबा हुआ है, या इस पर कोई अशुभ चिन्ह है, अशुभ चिन्ह मैं बाद में एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि जाल का चिन्ह अशुभ होता है, बिंदु का चिन्ह अशुभ होता है, तारक चिन्ह, स्टार का चिन्ह अशुभ माना जाता है, चंद्र क्षेत्र पर जलघात का योग देता है। और अन्य प्रकार के अशुभ चिन्ह, तो शनि का अगर चिन्ह अगर हो, शनि का चिन्ह जो होता है वह इस प्रकार से बनता है, इस कागज पर समझिए, इसको ये शनि का चिन्ह माना जाता है। अगर यह हो चंद्रमा के क्षेत्र पर तो बहुत अशुभ होता है, बहुत अशुभ होता है। इसके फलादेश में बाद में करूंगा अन्य दूसरे वीडियो में, एक वीडियो में सभी विषयों को नहीं लूंगा। तो अशुभ फल मिलते हैं, और अगर शुभ चिन्ह है तो शुभ फल प्राप्त होंगे। जैसा मैंने बताया, अगर त्रिकोण का चिन्ह है, वर्ग का चिन्ह है, और आपके अन्य प्रकार के शुभ चिन्ह अगर हो, गुणा का चिन्ह अशुभ होता है चंद्र क्षेत्र पर, हथेली में अशुभ होता है। तो शुभ चिन्हों का और अशुभ चिन्हों का मैं एक एक करके आपको फलादेश करूंगा, जिनकी कर्क राशि है निश्चित रूप से। और अगर चंद्रमा अशुभ है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दूसरों पर कम विश्वास करता है, जो अपनी आंखों से देखता है या जो सुनता है, अनुभव करता है, उसी पे विश्वास करता है। यानी ऐसा व्यक्ति अविश्वासी होता है, दूसरों पर आसानी से विश्वास नहीं करता। कल्पना शक्ति का ऐसे व्यक्ति के अंदर अभाव होता है, सोच विचार की शक्ति भी कम होती है अगर चंद्रमा आपका अशुभ है जन्म पत्रिका में। और उसके साथ अगर जन्म पत्रिका में अशुभ होगा तो हथेली में भी निश्चित रूप से अशुभ होगा। तो ऐसा व्यक्ति असंतोषी होता है, जिसका चंद्रमा खराब होता है, संकट से युक्त जीवन को व्यतीत करने वाला होता है, और स्त्री पक्ष से सदा संकट भोगता है। उदर का रोगी होता है, पेट के रोगी होते हैं। माता ऐसे व्यक्ति की बालकपन की अवस्था में ही स्वर्गवास हो जाता है उसका, या जन्म देकर ही ऐसे व्यक्ति की माता का निधन होता है, या माता जीवित भी रहती है तो उसे माता का कोई सुख और प्रेम प्राप्त नहीं होता, माता से दुखी होते हैं। तो चंद्रमा अशुभ हो, अत्यधिक दबा हुआ हो, या बहुत ही अधिक उठा हुआ हो तो अशुभ होता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर वीर विकार, उदर रोग, वात कफ के रोग से पीड़ित होता है, दमा आदि बीमारी से पीड़ा प्राप्त करता है, पैरालिसिस का कष्ट हो सकता है, क्षय रोग होता है, टीबी आदि जिसको कहते हैं, जल भय या जल संबंधी रोग, जलोदर आदि रोग ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने में मिलते हैं। उन्माद रोग होता है, मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है, मानसिक पीड़ा, मानसिक कष्ट, अवसाद, एग्जाइटी, डिप्रेशन आदि की समस्या ऐसे व्यक्ति को घेर लेती है। और चित्त की थकावट रहती है,
और स्त्रियों से विशेष कष्ट प्राप्त करने वाला होता है। सींग वाले जानवर से ऐसे व्यक्ति को भय होता है और जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो भी नुकसान देने वाले होते हैं। और नींद न आने की भी समस्या एक वक्त में व्यक्ति को होती है और कभी कभी ऐसा व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, यानी ऐसा व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, अपने जीवन के लिए स्वयं वो मारक वाली मानसिकता से उत्प्रेरित हो जाता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा शुभ हो तो नाना प्रकार के शुभ फलों को देने वाला होता है हथेली में, और अशुभ हो तो जो मैंने फल बताए वह आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। तो चंद्रमा की स्थिति हथेली में जो होती है, जैसा मैंने बताया कि आपके, मैं इस कागज़ पर आपको और स्पष्ट रूप से समझा दूंगा कि यह चंद्रमा का पूरा क्षेत्र माना जाता है। तो यह अगर उठा हुआ हो, अच्छा हो, लालमा युक्त हो, शुभ रेखाओं से युक्त हो तो अच्छा माना जाता है। और साथ में कुछ रेखाओं को भी समझ लेते हैं। प्रमुख रेखाएं होती हैं, यह हृदय रेखा होती है, ये ऊपर की तरफ बढ़ती है। मस्तक रेखा, ये इसको कहते हैं जीवन रेखा, और मस्तक रेखा प्रारंभ में मिली होती है, ये जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा होती है। ये भाग्य रेखा है, ऊर्ध्व रेखा जिसको माना जाता है। सन लाइन सूर्य क्षेत्र पर मानी जाती है। विवाह रेखा इस तरफ से आती है, बुध क्षेत्र पर बाहर से अंदर की तरफ आती है। संतान सूचक रेखाएं जो होती हैं शुक्र क्षेत्र पर होती हैं, इस प्रकार से खड़ी खड़ी रेखाएं। और ये मणिबंध रेखाएं होती हैं, इस प्रकार जंजीर नुमा रेखा अच्छी मानी गई है। और यहाँ से बुध क्षेत्र की तरफ एक रेखा चलती है, ये स्वास्थ्य रेखा होती है, बुध रेखा होती है। ये मोटी और आज स्पष्ट हो तो शुभ होती है, और अगर ये धुंधली हो तो स्वास्थ्य खराब करती है। तो ये प्रमुख रेखाएं हैं, जीवन रेखा, मस्तक रेखा, हृदय रेखा, विवाह रेखा, स्वास्थ्य रेखा, संतान सूचक रेखा यहीं पर मूल रूप से देखी जाती हैं। और कभी कभी यह स्त्री रेखा के ऊपर भी छोटे छोटे आकार में प्राप्त होती है। यह हथेलियों में पर्व होते हैं, 3 पर्व माने गए हैं। प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व उंगलियों में, ये तृतीय पर्व होता है। इसी तरह मध्यमा में 3 पर्व होते हैं, प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व, तृतीय पर्व। अनामिका में भी 3 पर्व ऊपर से गिना जाता है, प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व, तृतीय पर्व। और कनिष्ठिका में भी 3 पर्व होते हैं, प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व, तृतीय पर्व। जैसा मैंने आपको बताया कि यह गुरु का क्षेत्र, यह शनि का क्षेत्र होता है पूरा, ये सूर्य का क्षेत्र, यह बुध का क्षेत्र। प्रथम मंगल पर्व की स्थिति यहाँ पर मानी जाती है, और द्वितीय मंगल क्षेत्र ये माना जाता है। यह पूरा क्षेत्र द्वितीय मंगल पर्व को मिलाकर ये राहु का क्षेत्र है, और ये पूरा चंद्रमा का क्षेत्र ये शुक्र का क्षेत्र है। और यहाँ पर केतु की स्थिति थोड़ी सी मानी जाती है, मणिबंध रेखाएं होती हैं। अंगूठे में भी 3 पर्व होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो इस प्रकार से मैंने आपको हथेली का सामान्य ज्ञान दिया है। आने वाली वीडियो में मैं आपको और विस्तार से एक एक चिन्हों का जो इस पर पाए प्राप्त होते हैं चंद्र क्षेत्र पर, विशेष रूप से जिनकी कर्क राशि है, जिनका जन्म कर्क राशि में हुआ है, चंद्रमा शुभ है, निश्चित रूप से उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अशुभ फल ऐसे व्यक्ति को जीवन में देखने में नहीं आते हैं। चंद्रमा मन और मस्तिष्क का स्वामी होता है, तो मन और मस्तिष्क से, मन से सुखी होते हैं ऐसे व्यक्ति, और जीवन में बहुत सुखोपभोग के साधन प्राप्त करते हैं। तो थोड़ी सी छोटी सी जानकारी मैंने आपको सामुद्रिक शास्त्र पर दी है, और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और जो भी आप पूछना चाहते हैं सामुद्रिक शास्त्र के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पर्याप्त इस सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा आपका पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्र का विश्लेषण आदि के इच्छुक हों और हस्तरेखा दिखाने के इच्छुक हों तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में